नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की विदेश नीति की शर्मनाक हकीकत का एक नाम है मालदीव। शर्मनाक बात यह है कि सिर्फ 3.5 लाख आबादी वाले मालदीव को भी भारत महान अपने प्रभाव में लाइन पर नहीं ला सकता है। सरकार मनमोहन सिंह की हो या नरेंद्र मोदी की, मालदीव में भारत की विदेश नीति लगातार फेल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय मालदीव में निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद का तख्ता पलटा गया। नाशीद भारत पक्षधर थे। उनकी जगह माले में पाकिस्तान चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन की टोली ने सत्ता हड़पी। पिछले दिनों यह भी खबर आई कि मालदीव से इस्लामी कट्टरपंथी नौजवान आईएस के जिहादी बन रहे हैं। मतलब भारत के सर्वाधिक छोटे पड़ोसी में भारत विरोधी ताकतें हरकतें कर रही है। चीन ने वहां अपनी दखल बनाई हुई है, मगर भारत के विदेश मंत्रालय या अपने सामरिक सुरक्षा सेटअप में यह हिम्मत नहीं है जो वहां अब्दुल्ला यामीन की सरकार के कान मरोड़े और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए मजबूर करे। नरेंद्र मोदी की दमदार कमान के साथ उम्मीद थी कि मालदीव सुधरेगा, वहां भारत पक्षधर ताकतें मजबूत होगी, मगर उल्टा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद को झूठे आतंकी आरोपों में फंसाकर 13 साल की सजा सुनाई गई है। वे अब वहां चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। क्या मालदीव की घटना या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की हालिया घटनाओं का अर्थ यह नहीं है कि भारत में सरकार किसी की भी हो, पड़ोसी उसकी परवाह नहीं करते हैं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक बड़ा समूह है जो प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाना चाहता है। राहुल की लंबी छुट्टी के बहाने एक समूह फिर सक्रिय हो गया है कि प्रियंका को संगठन में लाया जाए। राहुल गांधी के एक करीबी नेता का कहना है कि प्रियंका समर्थकों ने पत्रकारों को खबर दी है और उसके जरिए सोनिया गांधी से इस बारे में सवाल कराया। उनका कहना है कि सोनिया गांधी इस बात को लेकर हैरान परेशान है कि आखिर कहां से ये बात उठ रही है कि उनके और राहुल गांधी के बीच संबंध ठीक नहीं है। असल में कांग्रेस के ही नेताओं ने ये खबर फैलाई कि राहुल नाराज हैं। वे संगठन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वे नाराज होकर छुट्टी पर गए हैं। ये भी कांग्रेस के लोगों ने ही प्रचार कराया कि वे अपने ऐसे रिश्तेदार के घर छुट्टियां मनाने चले गए थे जिसे सोनिया और प्रियंका गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करते। राहुल की छुट्टी, नाराजगी और सोनिया से दूरी को आधार बनाकर प्रियंका को लाने की चर्चा तेज हुई है। उनको राहुल की टीम में महासचिव बनाने की मांग है। कहा जा रहा है कि उनको संगठन का प्रभार भी दिया जा सकता है या मीडिया का प्रभारी बनाया जा सकता है। लेकिन राहुल समर्थकों और कई पुराने नेताओं का मानना है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला उन पर भारी पड़ेगा। केंद्र सरकार और हरियाणा व राजस्थान सरकार ने वाड्रा के जमीन सौदों के दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और कार्रवाई के लिए सही मौके का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का बजट सत्र खत्म होने के बाद अपनी सरकार में फेरबदल कर सकते हैं। ये एक साल में तीसरी फेरबदल होगी। बताया जा रहा है कि वे कई मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं हैं। सो कुछ मंत्री हटाए जाएंगे, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने की चर्चा है, तो कुछ मंत्रियों को तरक्की देने की खबर है। बिहार के चुनाव के लिहाज से भी बदलाव होगा। बताया जा रहा है कि दूसरी फेरबदल में मंत्री बनाए गए बिहार के नेताओं को अहम विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मोदी सरकार के मंत्री राव साहेब दानवे महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो गए हैं। सो उनकी जगह महाराष्ट्र से भाजपा कोटे से एक और मंत्री बनना है। शिवसेना कोटे की एक सीट खाली है। अगर दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं तो अनिल देसाई उसके कोटे से मंत्री बनेंगे। नजमा हेपतुल्ला अप्रैल में 75 साल की हो रही हैं, जो उनको रिटायर कराने की योजना है। इससे भी एक मंत्री खाली होगा। कहा जा रहा है कि उनकी जगह मुख्तार अब्बास नकवी की तरक्की हो सकती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली के संगठन में भेजने की योजना है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को हटाकर उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दिल्ली में बुरी तरह से हारने के बाद भाजपा में इस बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है
गोवा से मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री बन जाने के बाद से श्रीपाद यशो नाइक की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। गोवा जैसे छोटे राज्य से 2-2 मंत्री हैं, इसलिए नाइक की छुट्टी हो सकती है। कलराज मिश्र को भी उत्तर प्रदेश भेजे जाने की चर्चा चल रही है। वहां 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। जानकार सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर समीकरण बदल रहा है। भाजपा धीरे धीरे शरद पवार की पार्टी एनसीपी के करीब आती जा रही है। इसकी शुरुआत मोदी ने खुद की थी। वे पवार के गृह जिला बारामती गए थे और वहां उन्होंने शरद पवार की जमकर तारीफ की। यहाँ तक कहा कि वे महीने में 2-3 बार पवार से बात करते रहे हैं और राजनीतिक मसलों पर उनकी राय लेते रहे हैं। अब भाजपा ने महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति शिवाजी राव देशमुख को महाभियोग के जरिए हटाने में एनसीपी की मदद की है। 78 सदस्यों की विधान परिषद में एनसीपी के सबसे ज्यादा 28 सदस्य हैं। 21 सदस्यों के दम पर ही कांग्रेस ने अपना सभापति बनाया था। सो एनसीपी ने सभापति के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया और भाजपा ने उसको समर्थन करके देशमुख को हटवा दिया। इस राजनीति से शिवसेना और कांग्रेस दोनों परेशान हैं। नाराजगी की वजह से ही शिवसेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसे काबू में रखने के लिए ही एनसीपी को इतना महत्व दिया जा रहा है। इससे केंद्र में भाजपा और शिवसेना का टकराव बढ़ेगा। कांग्रेस भी एनसीपी के एनडीए खेमे की ओर जाने से परेशान है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता एनसीपी को फिर से यूपीए में लाने की कोशिश में लगे थे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। सरकार ने आज कहा है कि काला धन पर अंकुश लगाने वाला बिल संसद के चालू सत्र में लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि काला धन पर अंकुश लगाने वाला बिल इसी सत्र में लाया जाएगा, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। गडकरी ने संसद भवन परिसर में कहा कि पहली बार काला धन पर लगाम लगाने के लिए ठोस पहल की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने काला धन पर लगाम लगाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है और इसके लिए एक पारदर्शी पद्धति पेश की है। गडकरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश हित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में कानून बनाने के लिए विपक्ष सरकार का पूरा सहयोग करेगा। राज्यसभा में कांग्रेस ने आज कोयला खान विधेयक 2015 और खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की सिफारिशों को जल्दबाजी में तैयार किए जाने का विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस बारे में सभी संबद्ध पक्षों से विचार नहीं किया गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कई सदस्यों के आसन के पास आकर नारेबाजी करने के कारण सदन की बैठक को करीब 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इन दोनों विधेयकों पर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के फौरन बाद ही अपना विरोध प्रकट किया। आजाद ने कहा कि सरकार इन विधेयकों के मामले में जल्दबाजी दिखा रही है, इसी कारण इन विधेयकों को स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती थी कि प्रवर समिति की सिफारिशों को मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले हफ्ते में पेश करने की इजाजत दी जाए। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने आज केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर दिए गए अपने बयान के लिए अफसोस जाहिर किया। ये मामला राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठा, जब संसद के नेता व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले पर शरद यादव से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राज्यसभा में स्थिति स्पष्ट करते हुए शरद यादव ने कहा कि मुझे अपने बयान पर बेहद अफसोस है। मैं खुद गोंडवाना का रहने वाला हूँ, जहाँ पर मातृ संस्कृति है। मैं 2 केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि जब स्मृति ईरानी की डिग्री का मामला उठा तो मैंने ही सबसे पहले उनके बचाव में बयान दिया था। इसके बाद सरकार ने शरद यादव के खेद को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि महिलाओं के रंग रूप पर अपनी टिप्पणियों को लेकर शरद यादव ने सोमवार को राज्यसभा में स्मृति ईरानी पर टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद सदन में सदस्यों ने उनसे माफी मांगने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक कॉन्वेंट में 71 वर्षीय नन के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसकी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया गया है। वहीं इस मामले में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कार्डिनल बेसिलियस क्लेमिस ने पीड़िता से मिलने के लिए राणा घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस घटना पर पूरे देश द्वारा संवेदना जताने का आभार जताया और कहा कि पूरा समुदाय उनके साथ खड़ा है। इस मामले पर मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ था। बाद में संसद में चर्चा भी हुई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को इस मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कॉन्वेंट में शनिवार को 71 वर्षीय एक नन से सामूहिक बलात्कार किया गया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से भारत के छोटे पड़ोसी देश न डरे हैं और न सुधरे हैं। गनीमत थी जो श्रीलंका में राजपक्षे चुनाव हार गए, अन्यथा श्रीलंका में चीन अपना खेल खेल रहा होता। पाकिस्तान में लखवी को फिर जेल अमेरिकी दबाव से हुई है। ऐसे ही नेपाल, बांग्लादेश में भारत की परवाह पुराने ढर्रे वाली है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी है। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश जिसकी आबादी 4 लाख से भी कम है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिंद महासागर के देशों की यात्रा पर निकले तो उनको मालदीव भी जाना था, लेकिन वहां के अंदरूनी हालात की वजह से उनकी यात्रा टली। फिर भी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की सरकार में मंत्री रहे एक नेता ने उनके दूत की हैसियत से कोलंबो में मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत की मदद मांगी। हालांकि इस मसले पर भारत का अधिकृत स्टैंड यही है कि वह मालदीव की अंदरूनी राजनीति में दखल नहीं देना चाहता। पर सवाल है कि अगर मालदीव की अंदरूनी राजनीति भारत के हितों को, यहां तक कि हिंद महासागर के दूसरे देशों और सार्क देशों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, तब भी क्या भारत को तटस्थ बने रहना चाहिए? मालदीव में अब्दुल्ला यामीन की पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। नशीद वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके खिलाफ साजिश हुई, उनको हटाया गया और अब आतंकवाद के मामले में आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। इस साजिश में कई कट्टरपंथी ताकतों, पूर्व तानाशाह अब्दुल गयूम के परिवार और चीन ने नशीद विरोधी ताकतों का पूरा साथ दिया। शुरुआत एक जज की गिरफ्तारी से हुई थी। इस आरोप में नशीद को गद्दी छोड़नी पड़ी और उनके उपराष्ट्रपति ने कमान संभाली। उसके बाद से मालदीव में लोकतंत्र फिर पटरी से उतर गया। जैसे जैसे चुनाव हुए तो जबरदस्त धांधली की खबरें आईं और साजिशों के जरिए नशीद को हटाया गया। नशीद भारत के करीबी रहे हैं और ये कई बार जाहिर हुआ है। पहली बार उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी और कई दिनों तक वे वहां रहे थे। तब वे एक समझौते के तहत वहां से बाहर निकले थे और उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भारत ने तब थोड़ी हिचक के साथ थोड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार भारत ने दूरी बनाई हुई है। नशीद के जेल में बंद होने और 1 दशक से ज्यादा समय तक चुनाव नहीं लड़ पाने के अदालती फैसले की वजह से मालदीव में भारत के हितों को स्थायी चोट पहुंची है। चीन लगभग पूरी तरह से मालदीव की राजनीति को संचालित कर रहा है। जाहिर है हिंद महासागर में चीन एक ऐसी धुरी बना रहा है जहां से वह भारत पर नजर रखे और अपना नियंत्रण भी रखे। चीन ने यही कोशिश श्रीलंका में की थी। उसने श्रीलंका में इतना निवेश किया कि पिछले राष्ट्रपति महिला राजपक्षे पूरी तरह से चीन के असर में थे। वहां भी भारत की कूटनीति विफल थी। हालांकि ये खबर आई है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने राजपक्षे को हराने में कुछ भूमिका निभाई थी। बहरहाल श्रीलंका हो या बांग्लादेश और नेपाल या मालदीव, हर जगह भारत की कूटनीति का फलूदा बन रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बार बार भारतीय मछुआरों को गोली मारने की बात कर रहे हैं, तो नेपाल में भी भारत विरोधी प्रदर्शनों में कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सार्क देशों का नेता बनने की कोशिश की थी। सार्क नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाया था, लेकिन उससे न तो पाकिस्तान के साथ सद्भाव बना है और न दूसरे छोटे देशों ने भारत का नेतृत्व माना है। यह बड़ी कूटनीतिक विफलता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मालदीव में भारत की असफलता पर चर्चा करेंगे। भारत की विदेश नीति मुगालतों में जीती है। सार्क के पड़ोसी देश भारत की जगह चीन को ज्यादा तरजीह देते हैं, न भारत का लिहाज करते हैं और न डरते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उम्मीद थी कि वे अपनी धमक से भारत की चौधराहट बना लेंगे, लेकिन 3.5 लाख की आबादी वाले मालदीव ने भी भारत को अंगूठा बताया हुआ। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, मालदीव में भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति नाशीद को जो 13 साल की सजा हुई है, उस पर क्या कहना है? आखिर वहां की ये घटना का हमारी विदेश नीति में क्या मतलब रखता है? देखिए, यूँ तो ये मालदीव का अपना मसला है, भारत उसमें कोई सीधी दखलंदाजी कर नहीं सकता है।
लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि मोहम्मद नशीद, जो कि पहले लोकतांत्रिक चुनाव से चुने गए मालदीव के पहले राष्ट्रपति हैं और भारत के अभिन्न मित्र, उन्होंने माले हवाई अड्डे का पूरा ठेका एक भारतीय कंपनी को दिया था। जो भारत विरोधी तत्व वहां काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की शय पर और दूसरे मुल्कों की शय पर भारत को तंग करने की कोशिश करते हैं, उनको काबू में कर लिया था। लोकतंत्र वहां ठीक से स्थापित हो गया था। इसके अलावा जो चीनी प्रभाव सारे हिंद महासागर में बढ़ रहा है, उस पर भी बिना बोले हुए तरकीब से उन्होंने काबू कर रखा था। ऐसे आदमी को एक तख्ता पलट के जरिए या उसकी अपनी गलती के जरिए सत्ता छोड़नी पड़ी, लेकिन सत्ता छोड़ने के बाद वो प्रबल विपक्षी पार्टी बना और अब उसको 13 साल की जेल कर दी। यानी भारत के बारे में जो नई सरकार बनी है, उसका रवैया बिल्कुल दुश्मनीपूर्ण है, शत्रुतापूर्ण है। और मुझे आश्चर्य ये होता है कि भारत की सरकार ऐसी दुबकी हुई, सहमी हुई, उदासीन, कुछ नहीं बोल रही है। उस पे ज्यादा अमेरिका की तरफ अमेरिकी प्रशासन ने ज्यादा तल्ख टिप्पणी की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है कि ये क्या कर रहे हैं, ये मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो अभी विरोधी दल का सबसे बड़ा नेता है, उसको आपने 13 साल की जेल कर दी और जेल किस आरोप में कर दी कि आप आतंकवादी बताइए उसने बेचारे ने कौन सा आतंकवाद नहीं। तो इस बात का क्या, इस बात से ये नहीं अर्थ निकलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय तख्ता पलट हुआ, ये कुछ नहीं किया सरकार ने, और अब नरेंद्र मोदी के समय ये हो रहा है। तो कुल मिला के भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है या अपना सामरिक जो सेटअप है, वो एक तरह से अप्रभावी है पूरे इस क्षेत्र में भी। देखिए, विदेश मंत्रालय का रवैया तो इतना विचित्र है कि जब नशीद और उनके लोग यहाँ भारत आए तो हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री का तो कहना ही क्या है, मामूली अफसर भी उनसे नहीं मिले। वो अपनी गुहार लगाने आए थे, बताने आए थे कि कैसे हमारे गर्दन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये क्या मानसिकता। देखिए, अभी लखवी के मामले में भी अमेरिका ने दबाव बनाया तो जेल में गए। तो ये भले पाकिस्तान पड़ोसी हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, इन सब का पिछले 10 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार की धमक का क्या कोई असर है? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो असर शुरू में पैदा हुआ था, और मैं सब इन पड़ोसी देशों के नेताओं से बात करता रहता हूं, और जो असर बनता है जो हम लोगों की बातों से, लेखों से, हमारे बयानों से, वो सारा असर हवा हो रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के नेता सिर्फ बातें ही बातें करते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये कागज के शेर हैं, कागजी शेर हैं, पेपर टाइगर हैं। मालदीव जैसा देश जिसकी 3-3.5 लाख आबादी है और जिसकी अर्थव्यवस्था भारत के हमारा कोई एक ही पूंजीपति चला सकता है, एक ही हमारी कंपनी के बराबर अर्थव्यवस्था जिसकी है, उस देश में भारत विरोधी शक्तियां पनप रही हैं और हम वहाँ जो भारत के मित्र हैं उनसे बात तक करने को तैयार नहीं। ऐसे क्या डरे हुए हैं? नहीं, और फिर खबर ये भी है कि आईएस के लिए भी वहाँ के नौजवान जाने की खबर है, ये भी खबर है। और बिल्कुल बगल में है तो और प्रधानमंत्री को वहाँ जाना था, सेशेल्स और मॉरिशस के साथ यहाँ का भी प्रोग्राम था, लेकिन घटनाओं से नहीं हो पाया। तो इसका मतलब हमने उसको कायदे से हैंडल कर पा रहे हैं, न उस पर डरा पा रहे हैं। क्या संभव नहीं है कूटनीति में? हमको तो ये कहना था कि प्रधानमंत्री वहां जाते, जाके दोनों पक्षों से बात करते, और जो हमारी भूमिका है भारत, मतलब वो पंचायत की जा सकती थी। भारत जैसे बड़े देश को हिंद महासागर क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस पर नजर रखनी चाहिए। आप देखिए, नेपाल में जो दंगल आपस में चल रहा है, उसके बावजूद वहां गए प्रधानमंत्री और सभी लोगों से मिले, और उसका कुछ असर हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। मालदीव में भी हो सकता था। और मालदीव में आप देखें कि चीन का असर इतना बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ पूरे चीन से पूरे भारत में सिर्फ 2 लाख पर्यटक आते हैं साल भर में, और वहाँ जरा से मॉरिशस में 3 लाख पर्यटक मालदीव में जाते हैं। तो मालदीव में चीनियों का घर बन रहा है और वो हमारे यहाँ सेन लगाएंगे। पाकिस्तानी वहां पर कोशिश कर रहे हैं। आपके अनुसार ये क्या हमारे सामरिक सुरक्षा तंत्र में, या आपके विदेश सचिव भी जयशंकर भी बहुत डायनेमिक बताए जाते हैं, अजीत डोभाल भी है, ये क्यों, किस तरह की ये लाचारी है, किस तरह का ये अप्रभावीपन है? मुझे लगता है कि सारी बात अफसरों पे छोड़ दी गई है, और अफसर बेचारे इतने तंग आ गए हैं, रोज विदेश यात्रा करना, रोज विदेशी मेहमानों को यहाँ स्वागत सत्कार करना, उनका दिमाग ही चल रहा है। अमेरिका या कोई भी दूसरा, या चीन भी जो भी है, ये जो देश है, ये किस तरह एक दूर दराज
आज तक के देश को किस तरह प्रभावी ढंग से कब अपने हितों के अनुकूल बनाए रखते और हम क्यों नहीं बनाए रखते, ये क्या आखिर गुत्थी है? ये शुद्ध लापरवाही है। हमको अपनी विदेश या नीति के बारे प्राथमिकताएं में- हमारी नहीं है? नहीं, प्राथमिकताएं तो हैं, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, लेकिन नेताओं की प्राथमिकता नहीं है। 1988 में मतलब ये एक उनके तरह भाई गयूम की सरकार को किसने बचाया? जी। अगर हमारी फौजें वहां नहीं जाती उस समय तो गयूम का तख्ता उलट नहीं गया तो था। उस समय जैसा हस्तक्षेप हुआ था, जैसा असर करवाया था, वैसा अभी न मनमोहन सिंह के समय और न अभी क्यों नहीं हो पा रहा? उतने हस्तक्षेप की अभी जरूरत ही नहीं है। नहीं, अभी तो जरूरत इशारा ही क्या है कि काफी मतलब है। आप अभी तो इशारा ही काफी है। हाँ। जरा सा इशारा हो जाए, सरकार ठीक रास्ते नहीं पर तो चल आपके पड़ेगी अनुसार वहाँ। क्या वो इशारा ही नहीं हुआ होगा या क्या है आखिर? क्यों मतलब ये- जैसे लखवी का मामला ले लीजिए या नासीद का मामला ले लीजिए, इसमें जो भारत की सोच के अनुकूल फैसला क्यों नहीं हो सकता? भारत में ऐसा कभी कभी लगता है कि दमगुर्दा नहीं दिखाई पड़ता। जी। दमगुर्दा होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ भाषण देने से नहीं नहीं तो चलती। उस नाते ये माना जाए कि फिर विदेश नीति में एक निरंतरता है, वही चली आ रही है, उसमें कोई बुनियादी फंडामेंटल परिवर्तन नहीं है। हाँ, लगता है कि कहीं कहीं परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मूलतः जब बड़ी चुनौती सामने आती वो है निरंतरता वाला ही मामला है कि भाई चलता है जैसे हाँ, चलने तो दो। वो सारी बहादुरी ढेर हो जाती है। जी। सिर्फ शब्द रहते हैं, सिर्फ भाषण रहते जी। हैं, कार्रवाई नहीं रहती, नीति नहीं रहती, रणनीति नहीं रहती। जी। जबरदस्त रणनीति होना चाहिए कि सारे पड़ोसी देशों में हमारे यहाँ वैसा ही डॉक्ट्रिन होना चाहिए जी। जैसे अमेरिका का मुनरो डॉक्ट्रिन था। हाँ। आप उसका या नाम कोई भी हो या चीन का भी हो, वो भी चीन सागर के अंदर भी कोई आप दूसरा नहीं वो असर हो सकता। वियतनाम को पंख नहीं मारने नहीं देता। मारने देते। हाँ। और हमारे यहाँ हिंद महासागर में लोग घुसे चले आ और रहे वो हैं। भी 2.5-3 लाख की पॉपुलेशन वाले देश की आबादी वाले। जी वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।